नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और IND24 के IND इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं रियायत और बंदिश पर। लॉकडाउन 4 की तैयारी है, लेकिन इस तैयारी के बीच कुछ सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से कुछ सुझाव भी दिए गए हैं। और अब ये लग रहा है कि लॉकडाउन 4 यानी रियायत के साथ दिखाई देगा। लॉकडाउन रहेगा पर उसमें कुछ रियायत मिलने वाली है। तो क्या है, चलिए इस खबर की तरफ हम बढ़ते हैं। दरअसल लॉकडाउन के अलग यानी चौथे चरण को लेकर देश और प्रदेश की सरकारों ने अपनी तैयारियां कर ली है। रियायत और बंदिशों के बीच में लॉकडाउन 4 लागू होगा। इसके बाद मध्य प्रदेश के संदर्भ की बात करें तो प्रदेश सरकार ने अपना प्लान तैयार कर केंद्र सरकार को भेज दिया है। अब केंद्र सरकार आगे की गाइडलाइन राज्य सरकार को भेजेगी। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश सरकार ने जिला स्तर पर कलेक्टर से अपने जिलों की स्थिति को लेकर सुझाव मांगे थे, जिसके आधार पर केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजी गई। केंद्र सरकार को भेजी गई रिपोर्ट की बात करें तो राज्य सरकार कंटेनमेंट एरिया में सख्ती के पक्ष में है, तो वहीं ग्रीन और ऑरेंज जोन में रियायत देकर आर्थिक और अन्य गतिविधियां सामान्य रखने के सुझाव दिए हैं। देखा जाए तो 80% कोरोना पॉजिटिव मरीज वाले जिलों को रेड जोन में रखा गया है। वहीं ऑरेंज और ग्रीन जोन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू होगा, तो ग्रीन जोन में गतिविधि पूरी तरह सामान्य होगी। जिन जिलों में 20 से ज्यादा केस है वहां ऑरेंज जोन में होंगे, तो वहीं यदि हम बात करें तो 20 से कम केस वाले जिले की जो हम बात कर रहे हैं वो ग्रीन जोन में रहेंगे। कुल मिलाकर सरकार अब पाबंदी के साथ रियायत बढ़ाने के मूड में है, ताकि जनता की जिंदगी को आसानी से पटरी पर लाया जा सके। तो इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा भी करेंगे और देखेंगे कि लॉकडाउन का चौथा चरण कैसा होगा। आपको बता दूं मैं कि जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार ने सुझाव पहुंचाए हैं, उन सुझाव के जरिए सरकार का यह प्लान है कि कुछ क्षेत्रों में छूट मिले, जैसा हम आपको बता रहे थे, और उस छूट के साथ ही लोगों को राहत भी मिले। लेकिन कितनी राहत मिलेगी, कैसे मिलेगी, चलिए चलते हैं। हमारे संवाददाता इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, शोएब, उनसे बात करते हैं। शोएब, शोएब क्या कहेंगे? जिस तरह हम देख रहे हैं रियायत के बीच कुछ बंदिशें भी दिखाई देने वाली है। लॉकडाउन 4 की हम बात करें तो क्या क्या रियायत मिलने वाली है, क्या बंदिशें होंगी, और मध्य प्रदेश सरकार ने जो सुझाव दिए हैं उन पर केंद्र सरकार किस तरह अमल करेंगे और सुझाव क्या है? बिल्कुल मनोज जी, देखिए लॉकडाउन 3 की जो अवधि है वो समाप्त हो गई और लॉकडाउन 4 की अगर बात किया तो उसकी तैयारियां अब केंद्र सरकार ने कर ली हैं। खासतौर से आज गृह मंत्री अमित शाह की भी लॉकडाउन 4 की गाइडलाइन को लेकर एक बैठक भी होने जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार की बात किया तो मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपनी तरफ से सुझाव दिए हैं। जिस तरह से कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की थी और उसके बाद तो मुख्यमंत्रियों ने सभी जिलों के जो कलेक्टर हैं उनसे रिपोर्ट तैयार की थी। देखिए अगर बात किया तो जो रेड जोन क्षेत्र है उनको बफर जोन में बदलने की भी तैयारी यहाँ पर की गई है। आर्थिक संकट से जिस तरह से लगातार पूरा देश जूझ रहा है और कहने का आम जो जिंदगी है उसको पटरी पर लाने की कोशिश सरकार कर रही है। जो आर्थिक गतिविधियां उनको अब तेज करने के पक्ष में सरकार है, ताकि जो कंटेनमेंट क्षेत्र है उनके बाहर भी जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो शुरू की जा सके। इसके अलावा जिस तरह से जो जोन में जो कंटेनमेंट क्षेत्र को तब्दील किया था उसमें भी अब ये देखने को मिला कि 80% जो जहां पर पॉजिटिव मरीज मिले हैं कोरोना के, तो वहां पर रेड जोन रखा जाएगा। इसके अलावा 20% जहां पर पॉजिटिव मरीज रहेंगे उनको ऑरेंज जोन और 20% कम वाले जिलों में ग्रीन जोन रखा जाएगा। जिस तरह से इंडस्ट्री एरिया जो शहरी जगहों से दूर इंडस्ट्री एरिया बने हैं उनको खोलने की भी तैयारी की जाएगी। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि रेड जोन वाले इलाकों में 30% जो कर्मचारी हैं वो पहले से ही काम कर रहे हैं, लेकिन जो ऑरेंज जोन या ग्रीन जोन की बात किया तो उसमें भी अब जो कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की कोशिश रहेगी। तो आज एक बैठक भी गृह मंत्री की होने जा रही है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। उसके बाद जो है नई गाइडलाइन का ऐलान किया जाएगा। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब एक बैठक करेंगे तो क्या उसमें मुख्यमंत्रियों से चर्चा करने की बात भी कही जा रही है? मुख्यमंत्री ने जो सुझाव पहुंचाए हैं, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री, खासकर मध्य प्रदेश सरकार की बात करें तो हमने देखा कि ऑरेंज जोन को लेकर कुछ उन्होंने अलग गाइडलाइन तय की है, ग्रीन को लेकर अलग तय की है, और रेड जोन जो है उसमें कुछ बंदिशें ज्यादा दिखाई देंगी। शोएब, तो क्या उसको लेकर भी गृह मंत्री बात करने वाले? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्रियों से उनकी बातचीत भी हो सकती है, ये कहा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से अगर बात करें तो कंटेनमेंट क्षेत्रों में सख्ती का पालन कराया जाएगा। और राज्य सरकार की बात किया तो सभी कलेक्टर से जिस तरह से रिपोर्ट यहाँ पर मिली है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे बुरी स्थिति राजधानी भोपाल की, इंदौर की और उज्जैन की देखने को मिली है। लेकिन इन क्षेत्रों से अगर भारी क्षेत्रों की यहाँ पर बात किया तो वहाँ पर कई ऐसी गतिविधियां चालू करने की भी कोशिश की जाएगी। जिस तरह से कहा जा रहा है कि कंटेनमेंट
क्षेत्रों के बाहर जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनको भी अब खोला जा सकेगा। वहां पर कोरोना पॉजिटिव जो संदिग्ध जो मरीज हैं उनका इलाज दिया जा सकेगा, क्योंकि हाल ही में देखने को मिला कई ऐसे प्राइवेट अस्पताल थे जो खोले नहीं थे, बंद थे। सरकारी अस्पतालों में भी इलाज लोगों को नहीं मिला था। सामान्य जो बीमारी है उनका भी इलाज नहीं मिल पा रहा था, मेडिकल से उनको गोलियां मिल पा रही थी, लेकिन अब अस्पताल भी खोले जा सकेंगे। इसके अलावा जो उपकरण है, जो खासतौर से अगर कोरोना की यहाँ पर बात करें तो उनके जो उपकरण है वो भी इन अस्पतालों में बेचे जा सकेंगे। तो इस तरह की अब गतिविधियां आने वाले समय में मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि आने वाले समय में यानी लॉकडाउन 4 में बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जो देखने को मिलेगी, और मेरे साथ मेहमान जुड़ेंगे तो मैं उनसे भी बात करूंगा। शोएब, और क्या दिखाई दे रहा है? जैसे हम देख रहे हैं कल सरकार ने एक बड़ा पैकेज फिर दिया है और इस पैकेज के जरिए हर वर्ग को साधने का प्रयास किया है। अनाज, दाल, आलू, प्याज से स्टॉक की जो लिमिट है उसको खत्म किया है। किसान देश में कहीं भी अब इसको बेच सकेंगे। इस तरह की तमाम तरह की सुविधाएं सरकार की तरफ से दी गई है। तो क्या ये मान लिया जाए ये सभी लॉकडाउन 4 की तैयारी है? बिल्कुल, कई बड़े राहत के जो पैकेज है उनका ऐलान सरकार कर रही है। जिस तरह से केंद्र सरकार की बात की जाए या राज्य सरकार की बात की जाए, तो जिस तरह से ऐलान यहाँ पर सुविधाओं को लेकर किया जा रहा है। एग्रीकल्चर की यहाँ पर बात करें तो देखिए किसानों की भी अभी थोड़ी दिनों में मुसीबत यहाँ पर देखने मिली, क्योंकि कई ऐसे जिले थे जहाँ पर तेज बारिश हुई है तो फसलें भी जो है वो खराब हुई। इसके अलावा जो गेहूँ की खरीदी थी, कई जगह पर गेहूँ खरीदी भी अब तक नहीं की गई, उसकी अवधि भी बढ़ा दी गई। जिस तरह से कहा जा रहा है कि 27 मई तक जो है गेहूं खरीदा जा सकता है, किसान बेच सकते हैं। इसके अलावा अगर इंडस्ट्रियों की हालत काफी गंभीर है, क्योंकि करोड़ों का जो बिजनेस है अब कोरोना काल में जिस तरह से ठप पड़ा हुआ, काफी नुकसान भी इसके वजह से देखने को मिला है। लेकिन अब इन फैक्ट्रियों को खोलने की भी यहाँ पर इजाजत मिल सकी, लेकिन नियम कायदे यहाँ पर बनाए जाएंगे। और जिस तरह से कितने कर्मचारी रेड जोन में रहेंगे, कितने कर्मचारी ग्रीन और जिस तरह से ऑरेंज जोन में रखे जाएंगे, तो नई गाइडलाइन आज आ सकती है और केंद्र से इसका ऐलान मनोज जी हो सकता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और आप सही कह रहे हैं, लेकिन बहुत ऐसी सुविधाएं देखने को। जी चलिए, मेरे साथ इस वक्त सचिन बंसल जुड़ रहे हैं, युवा उद्योगपति है, और इन्होंने इस जिस तरह से केंद्र सरकार ने जो रियायत दी है, रियायत के बीच में कई सारी चुनौतियां भी नजर आ रही। सचिन जी, स्वागत है आपका IND24 में। लेकिन क्या कहेंगे, अब लॉकडाउन 4 की तरफ हम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 17 तारीख को समाप्त हो रहा है और सरकार ने बहुत सारी रियायतें दी है। रियायत के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने भी कुछ सुझाव दिए हैं। आप लोग उद्योगपति है, आपकी तरफ से भी कोई सुझाव दिए गए और जो रियायत दी गई है उसको लेकर क्या कहेंगे? नमस्कार मनोज जी। जी जब से लॉकडाउन चालू हुआ है, मध्य प्रदेश सरकार को इंडस्ट्री की तरफ से कंटिन्यूअस बहुत सारे सुझाव और हम लोगों ने मांगे उठाई हैं, और कुछ मांगे उसमें से हमारी मान भी ली गई हैं। जैसे लेबर वाली मांग हमारी पूरी तरह से मान ली गई है, और अभी जो माननीय वित्त मंत्री जी ने नया पैकेज दिया है वो मेरे हिसाब से लॉकडाउन 4 को देखते हुए है जी। और लॉकडाउन 4 में MSMEs को लेकर बहुत बड़ा निर्णय किया गया है। उनको जो उनकी वर्किंग लोन टर्म लोन जो है उसको काफी समय तक बढ़ा दिया गया है, और उनको नए सैंक्शंस विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी देने की भी बात की गई है। वो बहुत ही बढ़िया मूव है। उससे नई लिक्विडिटी हमारे इंडस्ट्रीज के लिए फ्लो होगी जी। और मध्य प्रदेश शासन भी कोशिश कर रहा है अपने स्तर पे, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन अपने स्तर पे कोशिश कर रही है कि अपनी बातें पहुंचाए। जो मेन मुद्दा है वो इंडस्ट्रीज के फिक्स चार्जेस का है। जैसे मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी बिल का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कुछ राज्यों ने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे वेवर दे दिया है इंडस्ट्रीज को लेकर, पर मध्य प्रदेश से अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और हमें उम्मीद है कि मध्य प्रदेश सरकार भी उद्योगपतियों की मांग सुनेगी और किसी भी तरह से फिक्स चार्जेस को लेकर और एक TMM चार्जेस को लेकर जो कंफ्यूजन चल रहा है वो दूर होगा। लेकिन सचिन जी, एक बड़ा चैलेंज है, बड़ी चुनौती है। लॉकडाउन 4 की तरफ यदि हम बढ़ते हैं तो रियायत भी देना पड़ेगा, क्योंकि अब बंदिशों के साथ रियायत बहुत जरूरी है। लेकिन जो बंदिशें होंगी, क्या आपको लग रहा है कि यदि रियायत कुछ ज्यादा मिल जाती है तो चिंता एक अलग है दूसरे तरह की, क्योंकि मुंबई से जो लोग लौट रहे हैं या बाकी तरह की जो बातें नजर आ रही है, इनको रोजगार भी देना है, रोजगार के साधन भी मुहैया कराना है, लेकिन इस बीच उनको क्वारंटाइन भी करना है। ऐसी बहुत सारी चुनौतियां दिखाई दे रही है। आप एक अच्छे बड़े उद्योगपति है, कैसे इसको मैनेज कर पाएंगे? ये एक चैलेंज होगा आप लोग के सामने। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं मनोज जी। मध्य प्रदेश के सभी उद्योगपतियों के लिए और पूरे भारत के उद्योगपतियों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है।
मुझे ऐसा लगता है इस समय, क्योंकि जो ये पलायन हो रहा है, जी। ये मास पलायन आज तक देश में मेरे हिसाब से 1947 के समय के बाद नहीं हुआ होगा, और ये शायद उससे भी बड़ा पलायन है। जी। और इस पलायन में एक बार जो मजदूर अपने गांव को लौट जाएगा, उसे वापस काम पे आने के लिए कम से कम मेरा मानना है कि बहुत समय लगेगा। तो जो वेकेट इंडस्ट्रीज में जो जगह काम करने वालों की रिक्त हो जाएंगी, उन्हें भरना नामुमकिन होगा। जी। और चूंकि अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पूरे 100% पे काम नहीं करेगा, तो वैसे ही वो फिक्स चार्जेस को लेकर पूरी तरह से बैकलॉग में है, इकोनॉमी पूरी स्ट्रेन में है उसकी, और ये और 100% लेबर के साथ काम नहीं कर पाने के कारण उन्हें बहुत ही घाटा उठाना पड़ेगा। जी जी जी। चलिए आप बने रहिएगा सचिन जी, मेरे साथ तो और कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। चलिए मेरे साथ इस वक्त कुणाल चौधरी और कांग्रेस के विधायक हैं, और साथ ही मोहन यादव जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक। मोहन जी और कुणाल जी, आपका स्वागत है। मोहन जी, क्या कहेंगे, जिस तरह की चुनौतियां देखी जा रही लॉकडाउन 4 के पहले, मध्य प्रदेश सरकार ने कई सुझाव भी दिए हैं, लेकिन सुझाव के बीच में लॉकडाउन 4 आखिर होगा कैसा? मोहन जी। जो अभी तपस्या होगी वो फेल नहीं हो जाए, तो कुछ हमको और दिन सब्र रखना पड़ेगा। लेकिन ये बात सही कि सरकार ने वो सारे प्रस्ताव भी किए, और जिस ढंग से आगे की प्लानिंग बनी कि बहुत सहजता के साथ हमारा ये लॉकडाउन 4 हो जाए। जैसे अधिकतर आपने देखा कि किसानों की जो फसल, गेहूं की फसल तुलाने वाला या बाकी फसल चना और अन्य जो फसल आई उसको तुलाई का बराबरी से काम चल रहा है। इसी प्रकार से शहर के अंदर भी बहुत आवश्यक वस्तुओं के संबंध में जो कैटेगरी बनाई है, और जिस ढंग से रेड जोन और कंटोनमेंट एरिया के लिए प्लान छोड़ के बाकी करीब करीब धीरे धीरे सभी को सहज सामान्य करने की दिशा में आगे बढ़े। लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग और जो आवश्यक हमारी जो निर्देश है शासन के, वो सब हमारी जानमाल की सुरक्षा के लिए, और जो प्रशासन चौकस है, निश्चित रूप से अपने सबकी मदद लेकर के वो उसमें सफलता के साथ लॉकडाउन 4 करेंगे। चलिए ठीक है, आप बने रहिए। कुणाल, राज्य सरकार ने कुछ सुझाव भी पहुंचाए हैं मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, और मांगे भी गए थे कि सभी लोग 15 तारीख तक अपने अपने सुझाव प्रस्तुत कर दे। और सुझाव के बाद अब सरकार की ये तैयारी है कि खासकर रेड जोन को तो अभी रखा जाए, लेकिन बाकी जो जोन है, चाहे ऑरेंज जोन की बात करें या ग्रीन जोन की बात करें, उसमें कुछ रियायत दे दी जाए। क्या कहेंगे आप? देखिए, स्पष्ट है, रियायत देनी भी पड़ेगी, रियायत के साथ काम शुरू करने भी पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो जनता है उसके सामने एक बड़ी चुनौती है, सरकार के सामने भी चुनौती है कि इतने बड़े प्रदेश में इतने लोगों को हम कैसे आर्थिक रूप से भी, उनकी जो आर्थिक परेशानी आ रही है, जो राशन की परेशानी आ रही है, और जनता से हमेशा, मोहन जी ने बड़ी बात कही कि जनता से अपेक्षा है, जनता से पूरी अपेक्षा सरकार की है, और जनता उस अपेक्षा पे खरी भी उतरी। उसने अपने सारे काम धंधे बंद करके, चाहे ठेले वाला हो, चाहे यहाँ पे गाड़ी वाला हो, चाहे ऑटो वाला हो, हर परिस्थितियों में किस तरीके से गुजर बसर करके इतने दिन निकालने का काम किया, और जनता अपनी तरफ से रियायत रखने का काम और अपनी तरफ से एहतियात रखने का काम भी कर रही। पर सरकारों को जो काम करना चाहिए था, मुझे लगता है कि एक दुखद पहलू है कि हम कहीं ना कहीं जिस लॉकडाउन 4 पे जाने से पहले क्यों हम एक एक घर में N95 मास्क क्यों नहीं पहुंचा पाए, एक बड़ी चुनौती है। जब हमें लोगों को जागरूक करना है, उन लोगों को, मतलब अगर बाहर निकले तो N95 और ग्लव्स लेके निकले, तो कहीं ना कहीं हमें इन चीजों की बहुतियात करनी थी। अभी कुछ दिन पहले कैलाश विजयवर्गीय जी का ट्वीट आया था कि केंद्र सरकार ने दाल और चावल भेजे हैं, पश्चिम बंगाल में दाल नहीं भेजती, पर पश्चिम बंगाल की तो उन्हें चिंता हो रही थी, पर मध्य प्रदेश के अंदर मोहन जी को बैठ रही हो तो मुझे नहीं मालूम, मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में, जहां तक मैं खुद भी एक जनप्रतिनिधि, ना तो मेरे क्षेत्र में, ना सीहोर में जहाँ शिवराज जी का गृह जिला आता, कहीं पे भी एक तो दाल का एक दाना नहीं बटा। तो क्या वहां पे घोटाला हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ? तीसरी चीज, जो SDRF फंड का आया मध्य प्रदेश के अंदर की जो माइग्रेंट लेबर है, कि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह तक हम टोटल गाड़ी से छोड़ेंगे, उसके लिए SDRF का फंड आया 11,000 करोड़ का। उस फंड की कल पीन के प्रदेश अध्यक्ष ने धो के रख दिया कि वो चप्पल पहनाते हुए दिखे और बोले आप पैदल जाइए सागर तक जाते हुए। तो क्या हमने उसका उपयोग क्यों नहीं करा उस SDRF फंड का, और नहीं करा तो हम क्यों नहीं कर पाए? मोहन जी जवाब दे दीजिए, बड़ा आरोप है आप पर। देखिए, ये कुणाल भाई समझदार है, उज्जैन के आगे कंट्रोल की दुकानों पे ढूंढ लें, जहाँ गेहूं, दाल, चावल सभी लोग बटा। ये बात सही कि दाल लेट बटी है, लेकिन इस माह के शुरुआत के साथ सबको दाल पहुंचा दी गई है, और दाल पहुंचने के साथ उनको बांटने का काम किया है। अब ये बात सत्य है कि हमारे पास चूंकि मार्च में ही 3-3 महीने का राशन सभी दुकानों पे दिया गया था, BPL
पात्रता पर्ची और अंत्योदय वालों के लिए, क्योंकि उनको वास्तव में जून में मिलना चाहिए था, लेकिन जून के पहले सरकार की सरलता के कारण से मई में ही उनको राशन देने का प्रयास किया है। इसके अलावा भी अलग अलग प्रकार से, जैसे उज्जैन में लगभग 30,000 पैकेट हमने बगैर राशन कार्ड वाले लोगों को भी बांटने का काम किया है। अभी इसका चौथा राउंड चालू हो गया। ऐसे इंदौर में 4-5 करोड़ रुपए की राशि से राशन बांटा गया है। अब ये बात के एकदम से आरोप लगाना बहुत सरल हो जाएगा, लेकिन योग्य लोगों की दृष्टि से जैसा इस लॉकडाउन का भी प्रयोग करना है, और उसके साथ साथ जितनी ज्यादा से ज्यादा सुविधा दे सकते थे वो देने का सरकार ने पूरा प्रयास ईमानदारी से किया है। कुणाल जी, आप मोहन जी तो कह रहे हैं कि उज्जैन में सब दिखाई दे रहा है। मोहन जी को क्या है कि अभी मंत्री बनना तो जितना कोशिश करें पर इनको बनाएंगे नहीं, और पार्टी के लिए झूठ बोल रहे कमिटमेंट वाले व्यक्ति है। ये चुनौती है, अगर दाल कहीं बढ़ते हुए दिख रही हो तो मैं आईएनडी को भी बुलाता हूँ मेरे साथ, चाहे भोपाल के सोसाइटी वहां पे चले, चाहे सीहोर चले, शिवराज जी के गृह विधानसभा में चले, मेरे यहाँ चले, जहां पे चल रहा हो, अगर कहीं दाल बढ़ती हुई दिख रही हो तो मुझे बताने का काम करें। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि तुलाई में कोई अव्यवस्था नहीं। आप यहाँ से भोपाल से बाहर निकलिए, सीहोर जो शिवराज जी का गृह जिला है, साइलों पे 12-12, 13-13 किलोमीटर की लाइनें लगी है। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो खरीदी केंद्रों पे अव्यवस्था का आलम है, और जिस प्रकार से फिजिकल डिस्टेंस की सबसे उम्मीद करते हैं, पर वो किसान हजार ट्रैक्टर लेके वहां खड़ा है, वो कैसे फिजिकल डिस्टेंस और डंडों से बस पुलिस मारने का काम कर रही है। अवज अगर हमने पहले दिन से कहा था कि हर पंचायत के स्तर पर खरीदी होना चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं जो किसानों का फिजिकल डिस्टेंस है वो भी मेंटेन रहे, पर किसानों के प्रति सिर्फ बात करेंगे कि गेहूं खरीदे। मोहन जी, आपको भी गांव में 6 वोट लेने जाना है, बीजेपी के लिए झूठ भी बोल दोगे तो भी आपको मंत्री नहीं बनाएंगे। पैसे भी उनने उन बिकाऊ लालों को दिए हैं और उन्हीं को मंत्री बनाएंगे। लेकिन कुणाल जी, आप तो उज्जैन के छात्र हैं, मैंने आपकी छात्र राजनीति को देखा है, तो वो ये कह रहे हैं कि उज्जैन आ जाइए, एक बार पुरानी यादें भी ताजा कर लीजिए और दाल भी देख लीजिए। जाता हूँ किस सोसाइटी में बट रहा है, चले अपन, आप भी चले सैनी जी, अपन दोनों साथ चलते हैं, ये बता दें कहाँ बट रहा है, अपन वहां देख लेते हैं। पूरे प्रदेश के लिए अगर दाल आई है और अगर एक आध जगह बटने की बात है, पूरे प्रदेश में दाल के लिए कैलाश विजयवर्गीय ने पश्चिम बंगाल का ट्वीट किया था, मैंने उस पर जवाब भी मांगा था, पर किसी का कुछ आया नहीं कि मध्य प्रदेश के अंदर क्या दोहरा व्यवहार हो रहा है। और ये बात SDRF फंड आया है तो आप इधर से उधर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। इनके प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का वीडियो है, मैंने कल ट्वीट भी करा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम जो पैदल जाने वाले लोग हैं उनको चप्पलें बांट रहे हैं। क्या आपने, सरकार इतनी निर्दयी हो चुकी है कि जो गरीब व्यक्ति, एक महिला जो 800 किलोमीटर पैदल चल के आती है, बच्चे को जन्म देती है, फिर 150 किलोमीटर जाती है, और सरकार तो फोटो खिंचवाने का काम करती है। मोहन जी बात कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते बड़ा अफसोस है कि पढ़े लिखे समझदार आदमी है, लेकिन ऐसी हल्की बात करके आखिर क्या चाह रहे हैं, क्या अराजकता की स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं। इनके विधायक यहाँ सेवा करने के बजाय तमाशा कर रहे हैं 3 दिन से, वो झूठी पदयात्रा निकलने का। अब ये पदयात्रा निकलने का टाइम है, जीतू उनका वहां आकर कोड़ा काला पहन देते तो उनको जमानत दे के बाहर आ जाते हैं, ये वहां बैठ के झूठ बोल रहे। कांग्रेस टोटल अपने जवाबदारी के बजाय, जनता के साथ सहानुभूति के साथ उन समस्या को हल करने के बजाय भ्रम फैलाने के, झूठ बोलने का और ये पाप करने का काम कर रहे हैं एक तरह से। तो लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आप शायद मंत्री की रास्ता देख रहे हैं, इसलिए बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। ये देखो, ये गलतफहमी इनको है, जो हमारी पार्टी करेगी वो हमको सब मंजूर, वो हमारे घर में अंदर है। आपने सिंधिया जी के साथ जो व्यवहार करा था, सिंधिया जी ने बाद में आके दिखा दिया कि सड़क पे उतरना तो उन्होंने सड़क पे उतर के दिखा दिया, कमलनाथ को औकात दिखा दी, उनकी सरकार को औकात दिखा दी, कांग्रेस को औकात दिखा दी। इससे बढ़ करके ये तो कहने के अधिकारी नहीं है। राजनीतिक दल के नाते से जो इनकी क्षमता सिद्ध हुई है, सरकार के 15 साल की तपस्या को, बीजेपी की सरकार की तपस्या को खत्म करने का काम सवा साल में किया है। लूट मच गई थी, बंदरगाड़ मच गई थी, अगर अनजान लोगों ने जिस ढंग से एक तरह से अराजकता का माहौल पैदा किया है, प्रदेश को 5 साल पीछे कर दिया एक तरह से। कुणाल जी, मेरा एक आग्रह है, मोहन जी को पूरा चैनल उज्जैन वाले भी देख रहे हैं, क्या आरडी गारडी मौत की जगह बनी कि नहीं बनी, अगर उसके खिलाफ कोई बात करता हो, इनने भी मुझे लगता है बात करी थी, पर अगर ये उस आरडी गारडी के खिलाफ भी बात नहीं करो जो मौत की जगह बन चुकी है, जहां पे जो पेशेंट जाता है वो मर के आता है, और उसके बावजूद 4 करोड़ रुपए, कितने करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं, उन परिस्थितियों को। और महेश परमार की जो बात कर रहे हैं, पता कर लेना उज्जैन में कितना राशन खुद के पैसों से बांट रहा है, ना कि कोई किसी चंदे से, ना कि कोई किसी विधायक निधि से। और राशन की व्यवस्था करना, जो जनता की सेवा करने का काम सारे कर रहे हैं, पर जनता की अगर जान जाएगी तो उसके खिलाफ आवाज उठाना विपक्ष का काम है, और पूरी ताकत से उठाएंगे। और स्पष्ट रूप से दाल में अगर ये कह रहे हैं दाल आई है, तो बड़ा घोटाला दाल का इस मध्य प्रदेश। तो आपको दिख रहा है कि दाल में ही कुछ काला है?
दाल पूरी दाल है ही नहीं, दाल ही मतलब ये तो कहते हैं दाल में कुछ काला नहीं, दाल ही काली कर दी इनने पूरी की पूरी। दाल के अंदर दाल तो दिए ही नहीं, दाल और चावल बिल्कुल गेहूं बांट देते हैं दाल चावल की जगह, और इधर उधर की बात करते हैं स्पष्ट रूप से, क्योंकि गेहूं आता है कितने रुपए। चलिए मेरे साथ सचिन बंसल जुड़े हैं, उद्योगपति, मोहन जी के पास भी वापस लूंगा। सचिन जी आप बने हुए मेरे साथ जी। सचिन जी, खैर ये तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है, जब पक्ष और विपक्ष सामने होते हैं तो मुद्दा कहीं से कहीं भी पहुंच जाता है। लेकिन जो रियायत की बात हो रही, रियायत के बीच बंदिशें जो दिखाई दे रही है, क्या चैलेंजेस आपको लग रहे हैं जिनका आप जिक्र कर रहे थे, और आने वाले दिनों में जिस खासकर एमएसएमई को लेकर सरकार ने बहुत कुछ दिया है, तो क्या ये माना जाए एक सरकार का अच्छा कदम है? देखिए मनोज जी, बिना उद्योगों के प्रारंभ हुए अर्थव्यवस्था पटरी पे आना नामुमकिन है। तो हम सबको ये समझना पड़ेगा कि इस लॉकडाउन के बीच में हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, हमारी लेबर्स को, हमारी वर्कफोर्स को ट्रेन करते हुए हमें उद्योगों को जल्द ही प्रारंभ करना पड़ेगा। चाहे वो उद्योग ऑरेंज जोन में हो, चाहे ग्रीन जोन में हो, और जो बड़े उद्योग रेड जोन में भी है, हमें उनमें कोशिश करना पड़ेगी कि हम निरंतर प्रयास करके शासन के स्तर पर परमिशंस लेके ज्यादा से ज्यादा उद्योगों को हम प्रारंभ करें। जैसे ही उद्योग प्रारंभ होंगे, लोकल काम करने वाले इंसान को वहाँ काम मिलेगा तो वो पलायन से दूर हटेगा। अभी पलायन इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्हें खाने को पैसे नहीं है, उनके पास राशन खत्म हो चुका है। तो सबसे पहले हमें उद्योग चालू करने पड़ेंगे। जैसे ही उद्योग एमएसएमई चालू होंगी, सारा धीरे धीरे सिस्टम अपनी पटरी पे आता जाएगा। और जहाँ तक माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा एमएसएमई को आर्थिक पैकेज देने की बात है, यह आर्थिक पैकेज डिक्लेयर हो चुका है। मेरी बात समझे, डिक्लेयर हुआ है। ये कितना बैंक्स के पास आता है, बैंक्स किस तरह से इनको नीचे पटरी पे उतारती हैं, एमएसएमई को किन एमएसएमई को ये पैकेज मिलता है, छोटी इकाइयों को किस तरह से ये मदद मिलती है, ये बहुत देखना पड़ेगा। ये आने वाले समय में, कुछ समय में मालूम पड़ेगा कि किन स्थानीय उत्पादकों को इसका फायदा मिला है। चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे साथ जुड़े। आप कुणाल जी जुड़े, मोहन यादव जी जुड़े, और साथ ही सचिन बंसल जी। लेकिन रियायत के बीच बंदिशें दिखाई दे रही है और इस बंदिशों पर चलना भी पड़ेगा। वही है लॉकडाउन 4 में, वो सब नहीं होगा जो आपने 1, 2 और 3 में देखा। 4 में बहुत कुछ रियायत, जैसा हम आपसे जिक्र कर रहे हैं कि ग्रीन जोन पूरी तरह खुला रहेगा, छूट दी जाएगी। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। बड़े मॉल और जो कुछ ऐसे स्थान हैं वहां अभी बहुत राहत मिलेगी, ऐसी उम्मीदें बहुत कम है। सरकार ने अपनी तरफ से अलग अलग तरह के सुझाव प्रस्तुत किए हैं केंद्र सरकार के सामने, और कल यानी कि 17 तारीख को अंतिम दिन है कि लॉकडाउन 3 का, और लॉकडाउन 4 की शुरुआत होगी। लेकिन कैसे होगी और क्या उसमें केंद्र सरकार की तरफ से नियम बताए जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ये साफ कर चुके हैं कि नए नियम कायदों के साथ लॉकडाउन 4 दिखाई देगा। तो बने रहिए IND 24 पर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।